आज जो हम देखने वाले हैं वो आपका 6 जून का होगा, दैनिक जागरण का न्यूज़पेपर। और इस पे जो है वो एडिटोरियल कोई ख़ास नहीं आया है। तो आज हम लोग जो है साइबर क्राइम के बारे में देख लेते हैं कि किस तरह से जो है वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना। तो चलिए इसको शुरू करते हैं और डेप्थ में जानने का कोशिश करते हैं। और जैसे कि आपको मैं ऑलरेडी बताई हूँ कि ये जो है जितने भी मैं न्यूज़पेपर कराती हूँ, दैनिक जागरण या फिर जनसत्ता, वो आपका दिल्ली एडिशन होता है, ठीक है ना। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो जैसे आपको हेडिंग दिख रहा होगा कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि बढ़ रही साइबर सुरक्षा की चुनौतियाँ एवं कुशल पेशेवरों की भारी कमी देखी जा रही है कि अगर आपको अगर चुनौती का सामना भी करना है तो कैसे करेंगे। चलिए इसको देख लेते हैं। तो कहा जा रहा है कि दुनिया के साथ ही भारत में भी जो है डिजिटलीकरण जो है बढ़ रहा है, ठीक है। यानी दुनिया में तो बढ़ ही रहा है, भारत में भी देखने को मिल रहा है। सारी चीज़ें डिजिटल माध्यम से आपको उपलब्ध भी हो रहे हैं, वो फूड से लेकर के आप कोई भी चीज़ एजुकेशन का ही क्यों ना हो, तो ये सारे क्या हो रहा है कि डिजिटलीकरण का ही एक बढ़ता हुआ रूप है, ठीक है। इसके साथ ही बताया जा रहा है कि साइबर सुरक्षा से संबंधित चुनौतियां भी बढ़ रही हैं, क्योंकि साइबर क्राइम भी आपको देखने को बहुत मिलता है। वर्तमान में बताया जा रहा है कि साइबर जो विशेषज्ञ की मांग और आपूर्ति में लगभग 30% का अंतर देखा गया है। यानी जो मांग है और आपको आपूर्ति मिल रही है, तो अंतर क्या है कि आपका 30% के लगभग देखा गया है, ठीक है। संकट का अंदाज़ा इसे ही लगाया जा सकता है, यहाँ पे राइटर बताना चाहते हैं कि संकट का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि सिर्फ मई माह में ही 40,000 पद इसी सेक्टर में रिक्त पाए गए हैं। यानी कहने का मतलब कि 40,000 जो पद है वो इस सेक्टर में आपको रिक्त पाए गए हैं, जिनके लिए संस्थानों की साइबर सुरक्षा के कुशल पेशेवर नहीं मिल सके हैं। और जो मतलब स्किल लेबर हैं जो आपके साइबर से रिलेटेड लेबर नहीं बोल सकते, स्किल नॉलेज जिनके पास साइबर से रिलेटेड है, तो ये क्या है कि वो मिल ही नहीं पा रहे जो मतलब प्रोफेशनल हो। रोजगार संबंधी जो है विषयों पर काम करने वाली संस्था टीम लीज सर्विस की इकाई टीम लीज डिजिटल ने क्या किया है कि साइबर सुरक्षा की चुनौतियों और रोजगार की संभावनाओं पर हाल ही में अध्ययन किया, ठीक है। उनकी रिपोर्ट जो है पिछले माह जारी हुई, ठीक है। ये पिछले माह की है, लेकिन हम लोग अभी पढ़ रहे हैं तो हम लोग देख लेते पूरा, ठीक है। इसमें कहा गया है कि 2022 में देश भर में साइबर सुरक्षा से जुड़ी 14 लाख से अधिक घटनाएं हुई हैं। तो कब 2022 में कितनी घटनाएं, तो 14 लाख से ज़्यादा हुई है, जो 2021 के 3 गुना अधिक आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। यानी जो 2021 में था वो 22 में और 3 गुना बढ़ गया है। यहाँ राइटर यही बताना चाहते हैं कि माना जा रहा है कि देश में जो जैसे जैसे डिजिटलीकरण आपका दायरा बढ़ता जा रहा है, तो ये क्या हो रहा है कि वैसे वैसे साइबर जो है वो सुरक्षा संबंधित चुनौतियां भी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो आप प्राइवेट फर्म को भी हायर कर सकते हैं, प्राइवेट स्टूडेंट को भी आप हायर कर सकते हैं, ऐसा क्या है, ठीक है। देखिए इनमें क्या है कि खास तौर पे डाटा चोरी हो गई, उसके अलावा वित्तीय धोखाधड़ी जैसे मामले शामिल है। यही कारण है कि रोजगार के नए अवसरों के द्वारे खोलते हुए डाटा प्राइवेसी हो गया, क्लाउड सिक्योरिटी हो गया, एआई सिक्योरिटी हो गया, एवं नेटवर्क सिक्योरिटी के विशेषज्ञ जो हैं वो प्रोफेशनल की मांग तेजी से बढ़ी है, ठीक है। विशेषज्ञ मानते हैं कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि विशेषज्ञ मानते हैं कि साइबर जो सुरक्षा विशेषज्ञों की मांग और आपूर्ति में संतुलन बनाने के लिए बड़े पैमाने पर इस सेक्टर में कौशल विकास और कौशल उन्नयन की आवश्यकता है, ठीक है। इसके लिए की बात करें तो सबसे अधिक जो नेटवर्क एवं सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, क्लाउड सिक्योरिटी, ब्लॉकचेन सिक्योरिटी, उसके अलावा इंस्टीट्यूशन जो आपका डिटेंशन है, ये प्रोनाउंस जो है वो आप कर लीजिएगा, ठीक है। उसके अलावा थ्रेट इंटेलिजेंस स्किल है, पेनिस्ट्रेशन टेस्टिंग स्किल है, रिस्क आइडेंटिफिकेशन एंड मैनेजमेंट जो है आपका देखने को मिलता है। उसके अलावा कंप्यूटर फॉरेंसिक स्किल, एथिकल हैकिंग जैसे विद्याओं में जो है कार्यरत जो है आपके
युवाओं के कौशल की आवश्यकता है। यह मतलब कहने का मतलब कि इन क्षेत्रों में जो है अगर यूथ जो है स्किल अगर इन क्षेत्रों में होगा तो सबसे ज़्यादा ये आपका समस्या ख़त्म किया जा सकता है, क्योंकि नॉलेज होगा तभी तो उनको काम मिलेगा और इस तरह की जो भी आपके इशू है, जो भी आपका क्राइम हो रहा है उसको रोका जा सकता है, वो चाहे इंडिया लेवल पे हो चाहे वर्ल्ड लेवल पे। इस तकनीकी विद्या में क्या है कि नौकरियों के लिए अवसर की भुनाने के लिए स्नातक डिग्री के साथ जो है 3 वर्ष का कार्य अनुभव या फिर परा स्नातक डिग्री के साथ जो है 2 वर्ष का अनुभव आवश्यक है। साइबर सुरक्षा पेशेवरों के लिए पायदान के लिए पाइथन, उसके अलावा एचटीएमएल, सी प्लस प्लस जो है, उसके अलावा जावा के साथ ही कोडिंग लैंग्वेज का जानकार होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए कई ऑनलाइन और ऑफलाइन अल्पकालिक जो है वो आपका क्या है पाठ्यक्रम उपलब्ध भी है, ठीक है। तो ये आपने देख लिया यहाँ पे। ये जो रिपोर्ट है विस्तार लेता है साइबर सुरक्षा का बाजार। तो देखिए क्या बताया जा रहा है, रिपोर्ट में बताया गया है कि साइबर सुरक्षा के बाजार जो है 2021 में जो है करीब 220 करोड़ रुपए का था, लेकिन 2027 में कितना पहुंचने का अनुमान है, तो 350 करोड़ रुपए पहुंचने का अनुमान है। यह आकलन है क्योंकि ठीक है, ये आकलन इसलिए है क्योंकि साइबर हमले भी संस्थानों पर बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि मतलब जितने भी आपने दिल्ली में भी सुना होगा, दिल्ली एम्स में, उसके अलावा भी बहुत सारे जगहों पे आपको देखने के लिए मिलता है। मुंबई में भी आपने देखा होगा कि हमारे बहुत टाइम तक बिजली वहाँ पे गुल रही थी, जो जिसका कारण बताया गया था कि ये चाइना के द्वारा किया गया था। वर्ष 2021 में साइबर हमलों में विश्व में जो है भारत का दूसरा स्थान है। सोचिए, मतलब भारत जो है वो सेकंड पे आपका मतलब हिट करेगा। उसके अलावा देखिए इनमें क्या बोला जा रहा है कि 7.7% हमले के हेल्थ केयर इंडस्ट्री पर ही हुए हैं। यानी कहने का मतलब कि साइबर क्राइम अगर किया गया तो ये हेल्थ वाले, क्योंकि उसमें ज़्यादा आपको पैसा देखने को मिलेगा, तो यही इसीलिए जो है आपका वहाँ पे किया जा रहा है, ठीक है। तो चलिए दूसरे पॉइंट को देख लेते हैं हम। आप जानते हैं कि जो एससीओ में जो है चीन के बीआरआई के खिलाफ अकेले खड़े रहा। भारत की बात की जा रही है कि किस तरह से जो है इंडिया के जो पीएम हैं वो हमारे लिए जो बीआरआई का इनिशिएटिव है जो चाइना की तरफ से लाया गया है, तो इंडिया का क्या स्टैंड था उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो आपका यहाँ पे डिटेल में पहले देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि मामला है क्या ये एससीओ से रिलेटेड, ठीक है। चलिए यहाँ देखते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि एससीओ जो है आपका एससीओ सहयोग संगठन, आपका संघाई सहयोग संगठन, जिसको एससीओ की बैठक में भारत ने एक बार फिर से जता दिया है कि जब मुद्दे और राष्ट्रीय हित की बात आती है तो वह किसी भी बाहरी देश के दबाव में नहीं आता है। अगर उसकी सेफ्टी की बात आएगी तो थोड़ी ना कोई भी क्यों रहेगा इस तरह से, मतलब किसी के डर करके, ठीक है। तो यही इंडिया के मतलब रेफरेंस पे देखा जा सकता है। मंगलवार को जो है आपका मतलब मंगलवार जो पीएम मोदी की अगुवाई में एससीओ के शीर्ष नेताओं की बैठक में भारत ने क्या किया कि आपका भारत के द्वारा क्या किया गया, तो आपका जो आपके हमारे एससीओ के शीर्ष नेताओं की बैठक होती है तो भारत ने चीन की तरफ से जो दूसरे देशों की सड़क, रेल, समुद्र मार्ग से जोड़ने के लिए शुरू की गई बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ये जिसको बीआरआई जाना जाता है के नाम से समर्थन करने से साफ मना कर दिया। यानी इंडिया जो है जो बीआरआई का जो है समर्थन नहीं करेगा, ठीक है। तो ये चाइना को भी एक तरह से आपको इन्फॉर्मेशन पहुंचा कि आप कुछ भी लेके आइएगा तो हम नहीं करेंगे, जिस तरह से आपकी रणनीति है, ठीक है। शीर्ष नेता जो है वो बैठक के बाद देर शाम को जब एससीओ ने संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया तो उसमें बताया गया कि चीन की बीआरआई कार्यक्रम का रूस, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उसके अलावा आपका उज्बेकिस्तान भी है। उसके अलावा देखेंगे कि ताजिकिस्तान भी आप देख सकते हैं। तो इनका क्या हुआ, तो समर्थन किया गया, ये कंट्री समर्थन किए इन सब मतलब बीआरआई जो आपका रोड एंड इनिशिएटिव जितने भी है तो वो। उसके अलावा देखिए इंडिया ने इनने अभी तक नहीं किया है। और आप जैसे कि हमारे जो इंडिया की जो गवर्नमेंट है उनका स्टैंड भी देखिए, इंडिया की गवर्नमेंट नहीं, हम सभी का जो है स्टैंड जो है वो फेवर है इंडिया के ही। यानी 8 जो सदस्यीय जो इस संगठन में क्या सिर्फ भारत ऐसा देश रहा है जिसमें बीआरआई में
अपने आप को अलग रखा है, यानी BRI को हर एक कंट्री तो सपोर्ट करते हैं, लेकिन इंडिया जो है अकेले जो है अपना स्टैंड रखता है कि हमको नहीं करना है इस तरह का जो सपोर्ट है, ठीक है। क्योंकि उसके नुकसान भी इंडिया को पता है कि किस तरह से ये ट्रैप जाल में फंसाता है और उसके एरिया को हड़प लेता है। सूत्रों के मुताबिक बताया गया कि SCO की तरफ से सदस्य देशों के लिए वर्ष 2030 तक जो आर्थिक एजेंडा बनाने के प्रस्ताव को कभी भारत का समर्थन नहीं मिला। यानी आर्थिक एजेंडा जो 2023 तक जो बनाया गया है, तो ये भारत ने उसका समर्थन नहीं किया। ऐसा करने वाला एकमात्र SCO देश है, ठीक है। यानी अगर समर्थन नहीं किया तो वो इंडिया ही, इसमें भी इंडिया ही है, ठीक है। इस रणनीति में चीन के प्रभुत्व वाले कई मुद्दे हैं जिसको लेकर के भारत क्या है, सहमत नहीं है। संयुक्त घोषणा पत्र के मुताबिक शीर्ष नेताओं ने माना है कि SCO के जिन सदस्यों ने आर्थिक विकास आपका रणनीति को स्वीकार किया है, उनके लिए जो इसे लागू करना ज़रूरी है, ठीक है। अगर स्वीकार करेंगे तो लागू भी करना होगा, जो इंडिया नहीं चाहता है, क्योंकि इनका चाइना का अलग तरह का अपना जितने भी मतलब ये ट्रैप में फंसाते हैं, तो ये आपको देखने को मिलेगा चाइना की तरफ से, ठीक है। तो इंडिया नहीं चाहता है कि इस तरह का कोई भी इनिशिएटिव लिया जाए जो आपको चाइना के ग्रोथ को या फिर चाइना का जो पक्ष मजबूत करे और इंडिया का पक्ष जो है वो नुकसान दे। उसी तरह से यहाँ पे बोला जा रहा है कि जहाँ तक BRI का सवाल है, तो भारत चीन की कनेक्टिविटी परियोजना का विरोध करने वाला सबसे पहला देश अगर कोई था तो आपका भारत था, ठीक है। इस पर बोला जा रहा है राइटर के द्वारा कि इस पर चीन की तरफ से आयोजित सबसे पहले सम्मेलन में से भारत की शामिल नहीं हुआ था, ठीक है। इसमें जो है पहले सम्मेलन जो हुआ था तो भारत ही शामिल नहीं हुआ था, ठीक है। भारत के मुख्य तौर पे BRI के तहत पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से होकर जा रही है, ठीक है। तो अगर मेरे आप एरिया से अगर आप कुछ बनाते हैं तो आप मेरे से पूछेंगे, लेकिन ऐसा जो चाइना का है वो कोई भी स्टैंड नहीं देखने को मिला है, तो इससे भी भारत को गुस्सा है, ठीक है। उसके अलावा जो बताया जा रहा है कि चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर को लेकर के आपत्ति है, ठीक है। यानी कहने का मतलब कि भारत को मुख्य तौर पे BRI के तहत जो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से होकर के बनाए जा रहे हैं चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर को लेकर के क्या है, आपत्ति भी दिखाई गई है, ठीक है। चलिए, कश्मीर का हिस्सा जो है भारत का क्या है, अविभाज्य अंग है, जिस पर पाकिस्तान ने अवैधानिक तरीके से क्या किया है, कब्जा कर रखा है। वर्चुअल तरीके से जो है वो आपका SCO शिखर सम्मेलन में मोदी जी ने अपने भाषण में कहा कि कनेक्टिविटी प्रगति के लिए ज़रूरी है, लेकिन SCO के सदस्य देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान भी जरूरी है। कि आप हमसे तो पूछेंगे, उसके अलावा आप हमारा रीजनल तो आप बॉन्ड देखेंगे, लेकिन आपने ज़रूरी नहीं समझा तो हम क्यों करें। उसी तरह से यहाँ पे बोला जा रहा है कि संयुक्त घोषणा पत्र में दूसरे देशों की संप्रभुता या उनकी भौगोलिक अखंडता से जुड़े मुद्दों का जिक्र नहीं है। यानी इस तरह से कोई भी जिक्र ही नहीं है, मतलब कभी भी आप घुस सकते हैं। बात किया जा रहा है कि मई 2020 में जो है चीन के सैनिकों ने भारत की पूर्वी लद्दाख स्थित वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC का उल्लंघन किया। इसकी वजह से क्या हुआ कि दोनों देशों के बीच जो है सैन्य तनाव बना हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि संयुक्त घोषणा पत्र में कहा गया है कि चीन की BRI परियोजना का भारत को छोड़कर 6 देशों ने क्या किया, समर्थन किया और साथ मिलकर इसे लागू करने का भी बात कही है। यूरेशिया आर्थिक क्षेत्र और BRI को जोड़ने पर भी बात हुई है कि किस तरह से इन दोनों को जोड़ा जाएगा। अगला बात किया जा रहा है कि BRI को जोड़ने पर भी बात हुई है उसके, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। वैसे भारतीय प्रधानमंत्री ने इस बैठक में ईरान स्थित अपने चाबार पोर्ट को मध्य एशिया से क्या किया है, जोड़ने का प्रस्ताव भी किया है, ठीक है। तो ये किसके द्वारा, तो आपका जो है भारतीय जो PM है उनके द्वारा, ठीक है। चलिए यहाँ जो है आपका एक एडिटोरियल आया है प्रेमपाल शर्मा जी के द्वारा। तो मातृभाषा में निहित समृद्धि का सूत्र बताया गया है, और हमारी जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी हैं, तो उनका भी कहना है कि जब भी आप अपने घरों में बात करें तो अपनी मातृभाषा का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें, ठीक है। और उन्होंने भगवान राम जी का भी जो है रेफरेंस दिया है।
तो आप देख सकते हैं कि चलिए इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि किस तरह से हम लोग मातृभाषा में निहित समृद्धि का सूत्र को देखेंगे, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे बताया जा रहा है कि कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाली एनसीईआरटी यानी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और परीक्षण परिषद जो है कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की कमेटी ने क्या किया कि 11वीं एवं 12वीं कक्षाओं में 2 भारतीय भाषाओं को अनिवार्य रूप से पढ़ने की सिफारिश की है। किसने? तो एनसीईआरटी, जो आपकी कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में बोली गई है, ठीक है। आपकी मतलब कहने का 11 और 12 क्लास में आपको 2 भारतीय जो है भाषाओं को पढ़ना जरूरी होगा, ठीक है, सिफारिश की है, ठीक है। इसमें बताया जा रहा है कि कोठारी आयोग में जो है वो से लेकर के प्रोफेसर यशपाल कमेटी जो है कोठारी आयोग, ये इसे लेकर के प्रोफेसर यशपाल कमेटी या फिर दूसरे विद्वानों ने भी क्या किया था कि अपनी भाषा में शिक्षा की बात कही है, मगर सत्ता पर एक ऐसा वर्ग हावी है हो रहा है जो अंग्रेजी की बुते ही अपनी धौंस जमा सकता है। यानी आप जो है सिर्फ इंग्लिश को जानिए, हिंदी को नहीं। देखिए मैं भी एक चीज़ देखती हूँ कि जब मैं हिंदी में बनाती हूँ तो कोई हमारे जो ट्यूटोरियल है वो देखता ही नहीं है। एक बार देख तो लीजिए, कम से कम आपको एटलीस्ट नॉलेज तो होगा, लेकिन कोई देखता ही नहीं है। मतलब 10-5 ऐसे व्यूज़ आते हैं। तो आपकी लैंग्वेज जो है स्पेशली आप लिखते इंग्लिश में होंगे, लेकिन आपको बेसिक नॉलेज तो हिंदी से ही याद होना चाहिए, है ना। तो चलिए इसको देख सकते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है तो लिहाजा बार बार, लिहाजा यहाँ पे बताया जा रहा है कि लिहाजा क्या है कि बार बार जो है वो आपकी सिफारिशों के बावजूद भी है शिक्षा की लगातार गिरती स्थिति में भी भारतीय भाषाओं आगे नहीं बढ़ पाई है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि वर्तमान के केंद्र सरकार ने इस आयोग को, इस रोग को पहचान लिया है। यानी मतलब अब जो अभी प्रेजेंट की जो सरकार को देखे तो इसमें उनका इनिशिएटिव है कि भारतीय भाषाओं को जो है जितने भी लोकल लैंग्वेजेस है तो हिंदी को भी प्राथमिकता दी जाए, ठीक है। उसी के अलावा बताया जा रहा है कि अगर यहाँ पे बताया जा रहा है राइटर के द्वारा पहचान दौर, ये तो हमने देख लिया। उसी तरह से आपका जो बार बार जो भाषाओं को तवज्जो ना देना, सिर्फ इंग्लिश को देना, ये भी अच्छी बात नहीं है। तो आप सारे लैंग्वेजेस को देख रहे होंगे। भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बार बार इस बात को दोहराया गया है कि यथावत अपनी भाषा में शिक्षा दी जाए, ठीक है। बंगाल में आप अगर आएंगे तो बंगाली जो है वो लोग यूज़ करते हैं अपने मतलब स्कूल वगैरह में इंग्लिश के अलावा, ठीक है। प्राथमिक स्तर तो प्रादेशिक भाषा बोली यहाँ पे बताया जा रहा है कि जैसे यथावत अपनी भाषा में शिक्षा दी जाए, उसके अलावा आपका प्राथमिक स्तर पे जो है प्रादेशिक भाषा बोली को ही प्राथमिकता दी गई है, ठीक है। उसके आगे जो है स्कूली शिक्षा में भी इसे ज़रूरी माना गया है। उसके अलावा आपका क्या राइटर बोलना चाहते हैं, तो कह रहे हैं कि पिछले दिनों विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने विश्वविद्यालय को आदेश दिया कि जहां अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई होती है लेकिन उसमें पढ़ने वाले यदि अपने प्रादेशिक भाषा में उत्तर देना चाहते हैं तो उसकी छूट दी जाए। यानी अगर वो रिप्लाई देना चाहते हैं हिंदी या उनको नॉलेज है लेकिन इंग्लिश की वजह से वो नहीं दे पा रहे तो वो दे सकते हैं, ठीक है। मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा में भी भारतीय भाषा में शुरू हो गई है, ठीक है। यानी आप मेडिकल और इंजीनियरिंग में जो है वो भी आपकी भारतीय भाषा में आप कर सकते हैं और इसके लिए पुस्तकें भी तैयार की जा रही है, ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा। इसी के समानांतर क्या है, नौकरियों में भी अपने भाषा धीरे धीरे प्रवेश कर रही हैं। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है तो कहा जा रहा है कि हालांकि गुलामी में पले और सामंती संस्करणों ने क्या किए, संस्कारों के अधिकारों अपनी विशिष्टता के लिए अभी भी अंग्रेजी का मोह नहीं छोड़ पा रहे हैं, ठीक है। यानी कहने का मतलब कि जो आपका मतलब अधिकारी अपने विशेषता के लिए जो है वो अंग्रेजी ही बोलते हैं, वो नहीं चाहते कि हम हिंदी बोलें, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि नतीजतन क्या हो रहा है कि आज भारतीय भाषा कम से कम उत्तर भारत के स्कूलों से गायब हो गई है। यानी आप बिहार, यूपी ये सब में देखेंगे तो बहुत सारे लोग इंग्लिश को प्रेफर करते हैं हिंदी के अनुसार, हिंदी को कम करते हैं, ठीक है। उसी के अलावा देखिए निजी स्कूलों में तो इसकी कोई जगह ही नहीं है, हिंदी यानी लोकल लैंग्वेजेस को मतलब तवज्जो ही नहीं दिया जाता है।
वहीं 9वीं कक्षा से जो है हिंदी या कोई भारतीय भाषाएं मुश्किल से ही पढ़ाई जाती है। अंग्रेजी के साथ जो है जापानी, फ्रेंच आदि दुनिया भर की विदेशी भाषाएं उपलब्ध है, लेकिन भारत की भाषाएं नहीं उपलब्ध है। ठीक है, सारे जो कंट्री है ना वो अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं अपने लैंग्वेजेस में, लेकिन भारत में क्या हो रहा है, तो अंग्रेजी को ही तवज्जो दिया जा रहा है। थोड़ी बहुत भारतीय भाषाएं सरकारी स्कूलों में ही बची है। ठीक है, यानी जो लोकल जो लैंग्वेज है तो आपके सरकारी स्कूलों में ही बची हुई है। वहीं दक्षिण भारत में देखा जाए तो कम से कम 10वीं तक भारत की भाषाएं पढ़नी होती है। ठीक है, यानी भारत का आपको लैंग्वेज जानना ही होगा। उसी तरह से यहाँ पे बोला जा रहा है कर्नाटक, महाराष्ट्र और केरल में तो 2 से ज़्यादा भारतीय भाषाएं विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है। यानी आप अगर इन स्टेट में देखें तो 2 से ज़्यादा जो भारतीय भाषाएं विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है। इसीलिए आपका देखेंगे कि मराठी महाराष्ट्र में बोला जाता है। इसीलिए यहाँ पे बोला जा रहा है राइटर के द्वारा कि विज्ञान, गणित, रसायन जैसे विषय पढ़ने वाले जो विद्यार्थी है 11वीं एवं 12वीं में क्या है, अपने भाषा के साथ शिक्षा यहाँ पे बोला जा रहा है कि शिक्षा का माध्यम भी भारतीय भाषाओं को चुनते हैं। भारतीय भाषाओं को पढ़ने से दक्षिण भारत कहाँ पीछे रह गया है। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि भारतीय भाषाओं को पढ़ने से दक्षिण भारत जो है कहाँ पीछे रह गया है। क्या विकास के सभी पैमानों पर वहाँ बेहतर स्थिति नहीं है। उत्तर भारत में लोग अंग्रेजी को विकास का पर्याय मानते हैं, जबकि हकीकत इसके विपरीत है। ठीक है, अगर नॉलेज है तो आप कहीं पे भी सर्वाइव कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि इंग्लिश ही इम्पॉर्टेंट है। उत्तर भारत में जो अंग्रेजी इतनी हावी होती जा रही है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा लाखों बच्चे हिंदी में फेल हो रहे हैं। इसी अनुपात में इसकी समझ में गिरावट आई है। ठीक है, तो इस तरह से देख रहे हैं कि किस तरह से हिंदी के पढ़ने में गिरावट देखी गई है। यदि याद रखें कि विषय की समझ अपनी भाषा में ही बनती है, क्योंकि हम अपने पेरेंट्स से भी अगर लोकल लैंग्वेजेस में बात करते हैं तो हम ज़्यादा चीज़ों को समझ पाते हैं। यदि एक बार समझ पैदा हो गई तो उसके बाद कोई भी विदेशी भाषा सीखना आसान हो जाता है। इसीलिए पूरे यूरोप, चीन और आपका जापान से लेकर के दुनिया के सभी देश जो अपनी भाषा में विपक्ष शिक्षा देते हैं। ठीक है, यानी अपने आपके अपने कंट्री के लैंग्वेज में वहाँ शिक्षा दी जाती है। कोई भी विकसित देश ऐसा नहीं है जिसकी शिक्षा अपनी भाषा में नहीं होती होगी। यदि यही कारण है कि वैज्ञानिक उपलब्धियां, नई खोजों, रचनात्मकता के विकास और समाज की बढ़ोतरी में आगे बढ़े हैं, क्योंकि वहाँ हर एक जो है वहाँ का लोग लैंग्वेज समझ पा रहा है और आगे भी बढ़ रहा है। और भारत में क्या है, हिंदी बोलने वाला इंग्लिश नहीं समझते, इंग्लिश बोलने वाला है हिंदी समझ जाता है, लेकिन वो लिख नहीं पाते। कुछ लोग विज्ञान, गणित आदि की शिक्षा अपनी भाषा में देने का विरोध करते हैं। यह भ्रामक जो है अवधारणा है। और गणित का उदाहरण लीजिए, यदि व्यवहार में गुणा भाग करने की ज़रूरत पड़ी तो सभी उसे अपनी भाषा में क्या करते हैं, दोहराते भी है। अगला क्या बोला जा रहा है राइटर के द्वारा कि अगर यहाँ पे बात किया जा रहा है कि यानी कि मस्तिष्क का तंत्रिका तंत्र मातृभाषा के अनुरूप विकसित होता है। ठीक है, क्योंकि हमारा तंत्रिका बचपन से ही उस लैंग्वेज को समझता रहा है ज़्यादा, इसलिए दुनिया को समझने की उसकी शक्ति भी उसी अनुपात में बढ़ती है। वही रचनात्मक नवोन्मेष को आगे बढ़ाती है। फिर जो है शिक्षा वैसा बोझ नहीं बनती जैसा कि अपने देश में होते जा रही है। देखिए क्या होता है ना, जैसे हमारे पेरेंट्स होते हैं तो वो हिंदी जानते हैं, हम लोग इंग्लिश जानते हैं, तो उससे क्या होता है कि ना तो हमसे कुछ पूछना चाहते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि हमारे पेरेंट्स उतना नॉलेजेबल नहीं है, क्योंकि वो हिंदी जान रहे हैं, लेकिन वो जानते तो हमसे ज़्यादा ही हैं, लेकिन कोई भी पूछना नहीं चाहता है। अगर मान लीजिए कि सपोज़ हिंदी के बारे में, तो हिंदी के बारे में हमारे पेरेंट्स तो जानते हैं, लेकिन कोई भी बच्चे पूछते ही नहीं अपने पेरेंट्स से, क्योंकि वो समझते हैं कि इंग्लिश बेस्ट है। स्कूली स्तर पे सर्वेक्षण बताते हैं कि बच्चे सबसे ज़्यादा स्कूल अंग्रेजी के कारण छोड़ते हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि अंग्रेजी के होने की वजह से बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं, क्योंकि वो इंग्लिश में फेल हो जाते हैं, क्योंकि घर में बताने वाला नहीं है। टीचर जो है वो भी ठीक तरह से उनको समझा नहीं पाते, डांटते हैं। ठीक है, ये सभी बहुत सारे जगह पे रीजन है। अंग्रेजी के दबाव में है आज इंजीनियरिंग, मेडिकल कॉलेजों के क्या है विद्यार्थी आत्महत्या करने को मजबूर भी है। जाहिर है कि 11वीं से 12वीं
भारतीय भाषाओं को पढ़ाने के बहुत दूरगामी परिणाम होंगे। पहले तो छात्रों में अपनी भाषा में सोचने और अभिव्यक्ति की सामर्थ्य पैदा होगी। यह क्षमता उन्हें अपनी भाषा में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान आदि की किताबें लिखने को प्रेरित करेगी, क्योंकि वो समझ पाएंगे तो लिख भी पाएंगे, लेकिन इंग्लिश की वजह से वो लिख नहीं पाते। क्या एक सच्चे प्रशासक और न्यायाधीश को जनता की भाषा नहीं आनी चाहिए? क्या लोक का यह अधिकार नहीं कि उसे जो न्याय दिया जा रहा है, कलेक्टर साहब या दूसरे अधिकारी उससे जो बात कह रहे हैं उसी भाषा में होनी चाहिए? देखिए लिखा क्या आता है, इंग्लिश में आता है ना, ठीक है। उसके अलावा देखिए, यदि उसमें उसी आंचलिक बोली या भाषा के शब्द हो तो और भी अच्छा होता, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिलता। किसी भी महासागर में सबसे ज़्यादा बोलने वाली जो वहाँ की प्रादेशिक भाषा के लोग होते हैं, कहाँ पे? महानगर में। उसके बाद संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का क्रम आता है। उसके अलावा यहाँ पे बताया जा रहा है कि असम के जो लेकर के आपका असम से लेकर गुजरात, केरल, आपका कश्मीर तक क्या है कि आप टूटी फूटी हिंदी में बात कर सकते हैं, अंग्रेजी में नहीं कर सकते, ठीक है। उसके अलावा लेकिन सत्ता की शीर्ष पर बैठे कुछ लोग जो है ऐसा भ्रम फैलाया है कि अंग्रेजी के बिना काम नहीं चलेगा, ठीक है। उनका कुतर्क देखिए कि जब वे मतलब बोलने का तरीका देखिए कि जब वे यह वकालत करते कि देश में सिर्फ अंग्रेजी ही समझी जाती है, तो यह कितना झूठ है, बड़ा झूठ है। यानी बोला जा रहा है कि तो हिंदी कोई नहीं समझता, तो ऐसा लोग मतलब बोलते हैं दूसरे से भी, ठीक है। तो क्या है, क्या चीन, जापान, फ्रांस में जो है अंग्रेजी से काम चलता है? नहीं, वहाँ पे अपना लोकल लैंग्वेज बोलते हैं वो लोग। पहले हम अपने देश, उसके समाज की भाषा सीखने की, विदेश की। उसके बाद देखिए, पहले हम अपने देश, उसके समाज की भाषा सीखेंगे कि विदेश की? बात भी सही है, जहाँ रह रहे हैं उसकी भाषा सीखेंगे। उसके अलावा राइटर बोलना चाहते हैं, इस प्रकार सरकार का सबसे प्रभावी कदम 11वीं और 12वीं में भारतीय भाषाओं को पढ़ाने का होगा। और आपका निश्चित रूप से इसे जो शिक्षा की पूरी तस्वीर बदल सकती है, उस शिक्षा से पूरे देश की भी आपको देखने को मिलेगा। और ये जो राइटर है, तो ये लिखा कि शिक्षाविद लेखक भारत सचिव सरकार में क्या संयुक्त सचिव रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए, देख लिया हमने, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज के लिए इतना ही है, आप पढ़ते रहिए और टेक केयर।